बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, ख़ित्ते की सबसे बड़ी जंग ईरान अमेरिका अपने एक नए दोराहे पर खड़ी है और इस सूरत हाल में ईरान ऑल्दो के जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है और जिस बहादुरी से वो पहले भी लड़ता चला आया और अब भी लड़ रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, और ये बहादुरी थी, ये उसकी रिटेलिएशन ही थी, ये उसके जवाबी हमले ही थे कि जिसने सुपर पावर को जो कि टेबल टॉक पर ले आया था। पाकिस्तान का भी इसमें किरदार है कि पाकिस्तान ने अपनी सरतों कोशिशें की थी सालसी के लिए, लेकिन इसमें जो ईरान ने नाकुच चने चपा दिए थे इसराइल और अमेरिका को, ये भी एक रीज़न थी कि टेबल टॉक की तरफ आना उनकी मजबूरी थी। क्योंकि ईरान जिस तरह से मुसलसल हमले कर रहा था और इनकी जिस तरह से रिटेलिएशन का सिलसिला जारी था, तो ऐसी सूरत हाल में ट्रंप का और ट्रंप को फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी इसी वजह से सरजनश करना, इंसल्ट करना, डांटना, ये तमाम तर सूरत हाल ये कोई ऐसे इतनी आसान नहीं है। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, अब ये जंग जो है एक नए दोराहे पर खड़ी है। हो कुछ इस तरह से रहा है कि अब इस जंग में बरतानिया ने और चीन ने अपनी एंट्री दी है। बरतानिया और चीन की ये जो एंट्री है, ख़ास तौर पे अगर इस जंग में हम गुज़श्ता थोड़ा सा अहाता कर लें तो इसमें यूरोप ममालिक जितने भी नेटो है, इसमें बरतानिया है, वो चाहते ही नहीं थे, वो इस जंग से उनको कोई कंसर्न नहीं, दूर थे वो चाहते नहीं थे इस जंग में वो कूदें। लेकिन अब बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं सर कियर स्टारमर, उनके जाते ही और नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम के आते ही पहले पॉलिसी जो है उनकी पहले भी स्ट्रैटेजी कुछ ख़ास नहीं थी, वो ईरान के फेवर में नहीं थे, लेकिन अब अक्सर तब्दील हो गई। अब स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई है, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो इसका मुकम्मल अहाता कर रही है। एंट्री बाकायदा तौर पर बरतानिया ने इस तरह से दी है कि उसने अपनी सरजमीन अब अमेरिका को दे दी है कि भाई तुमने जब जवाबी हमले करने हैं, तुमने जब हमला करना है, ईरान के ऊपर अटैक करना है, तो तुम मेरी सरजमीन, मेरे फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकते हो। नाज़रीन गिरामी, ये तमाम तर सूरत हाल ईरान के लिए बड़ी चैलेंजिंग हो गई है। चैलेंजिंग इस वजह से, और दूसरी तरफ आपको पता है हौसी और सऊदी अरेबिया जब आमने सामने आए हैं, बाबुल मुंदब वाला जो सीन है, वहाँ से चाइना के कुछ ऑयल टैंकर्स जहाज़ जो वापस मोड़े गए हैं, उसने भी सूरत हाल को काफ़ी कशीदा कर दिया है। तो इसमें चीन बाकायदा तौर पर सामने आ गया, उसने कहा ऐसी की तैसी। अभी ये अहाता करते हैं जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है इसकी, फिर चीन की तरफ भी आते हैं, फिर इसमें ईरान और अमेरिका का भी क्या मौक़िफ़ है, ट्रंप क्या तड़ियाँ लगा रहे हैं, ईरान ने किस तरह से एक के बाद एक अमेरिकी फ़ौजी को निशाना बना रहा है, और फिर लबनान में ट्रंप का जाना, वहाँ पर मुलाकात करनी और उस मौके पर ये सारी सूरत हाल का अहाता करते हैं। सबसे पहले ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानिया ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। सर कियर स्टारमर ने एक इजलास बुलाया था जाने से पहले। अच्छा जी, और उसमें अमेरिका के ईरान पर दोबारा हमलों को लेकर के बरतानिया की पॉलिसी पर गौर किया गया था, और गौर इस तरह से किया गया था, इन अ सेंस कहा गया था कि हमें अब अमेरिका को इसमें सपोर्ट करना है। और फिर जब नए वज़ीर आज़म आते हैं एंडी बर्नम, तो बाकायदा तौर पर ये बड़ा फ़ैसला, ये बड़ा बोल्ड और बड़ा ब्लंट डिसीजन है इस जंग में जो ईरान का किरदार है उसके बावजूद जो बरतानवी नए वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपने फ़ौजी अड्डे ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। और ये कहा गया है ये अड्डे इस वजह से दिए जा रहे हैं ताकि वो कहते हैं कि ये दिफा के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि उनको पता है, सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि अब की बार और पहले भी ये पहल जो है इन हमलों की वो अमेरिका की तरफ से की गई थी, और अभी भी अमेरिका ने पहले हमले दोबारा शुरू किए हैं। और ये दिफा करना ये समझ में नहीं आ रहा है। दिफा उस सूरत में होता है कि अगर ईरान की तरफ से पहले हमला किया जाता, लेकिन चूंकि ये हमला इधर से हुआ है तो दिफा का इसको नाम दिया जाना ये समझ से बाहर है। कहता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि बरतानिया कहता है कि वो ईरान के हमलों में अपना अमेरिका जो है वो अपना दिफा कर सके, इसीलिए उसको ये अपने फ़ौजी अड्डे हम दे रहे हैं और आबनाए हुर्मत से मुताल्लिक़ अहदाफ पर कार्रवाइयाँ अमेरिका जारी रख सके। ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, बरतानिया सर कियर स्टारमर की पॉलिसी से भी एक स्टेप नए वज़ीर आज़म जो है ना एंडी बर्नम, वो आगे जा चुके हैं। अब मुमकिन हद तक ये इम्कान है कि अब ईरान जो है बरतानिया पर भी हमला करेगा, बरतानिया पर भी ये हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उसने पहले ही मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को तो वो एक एक करके वो हमले कर रहा है। बरतानिया अब कूद पड़ता है तो उसको अल्टीमेटली बरतानिया पर भी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमले शुरू हो जाते तो फिर तो जंग जो है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, बिल्कुल ही सूरत हाल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हौसी और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानब
अच्छा, ट्रंप को अपना रद्द-ए-अमल इस पर देना पड़ गया है। सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई कि ट्रंप को अपनी स्टेटमेंट बाकायदा जारी करनी पड़ी है। चीन जो है वो भी अब इसमें कूद पड़ा है। चीनी जहाज़ों को यमन के हौसियों ने रोक लिया था। इसी के पेश नज़र चीन गुस्से में है। वो कहता है होता कैसे है, यमन ये हौसी कौन होते हैं जो हमारे जहाज़ रोकें। यमन में उधर सूरत हाल ये है कि PLC वो वहाँ पर जो हुकूमती एक वो जमात है वो सऊदी अरब की इत्तेहादी हुकूमत हौसियों के ख़िलाफ़ है। ठीक है, मैदान में इस वक्त इस वक्त PLC भी है और इस वक्त मैदान में हौसी भी हैं, आमने सामने। उधर से सऊदी अरेबिया भी है। तो ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, हौसियों को धमकी लगाई गई है कि अगर आपने इस तरह की कार्रवाइयाँ की तो सख्त तरीन आपको जवाब दिया जाएगा। और ये तड़ी जो है, ये धमकी जो है, ये ट्रंप ने लगाई है। ट्रंप कहते हैं, ट्रंप जब लबनान के सदर से उनकी मुलाकात हो रही थी, सऊदी और यमन पर उन्होंने अपना जो रद्द-ए-अमल दिया है, कहते हैं कि अगर हौसियों ने अमेरिका की बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद कर लिया तो फिर अमेरिका मामले को खुद देखेगा, हम खुद संभालेंगे इस सूरत हाल को। ईरान बड़ी शिद्दत से हमारे साथ मुआहिदा करना चाहता है और ईरान कभी भी जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कभी भी इसको ये हासिल नहीं कर सकता है। ये ट्रंप ने फिर एक दफ़ा से जौहरी हथियारों को लेकर के ईरान को धमकी लगा दी है। उधर जो अमेरिकी सेंटकॉम है उसने बताया कि फोर्सेस ने मुसलसल 11वीं रात भी ईरान में अपने फौजी अहदाफ को हमले किए हैं, टारगेट किया है। इन हमलों का जो मकसद था वो आबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। उधर ईरान कहता है कि ईरान के शहर तबरेज़ के मगरिब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि जनूबी ईरान के इलाके सीरिया के अतराफ में भी धमाकों की इत्तलात हैं। तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। ईरान जंग के 11वें रोज़ आलमी मंडी में तेल की कीमतें $90 से तजावुज़ कर चुकी हैं। अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान शदीद फ़ौजी तसादुम के बायस आलमी मैशत तवानाई मार्केट सख्त दबाव का शिकार है, जहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $90 फ़ी बैरल से ऊपर चली गई है। अच्छा जी, और ताज़ा तरीन नुकसानात के मुताबिक 7 जुलाई से अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक और तकरीबन 100 ज़ख्मी हो चुके हैं। ये सेंटकॉम के ज़राए बता रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जबकि ईरान के बुनियादी फ़ौजी ढांचे, कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों को नुकसान पहुँचाया है और उसके ऑयल टैंकर्स पर मुसलसल हमलों से बहरी आमदोरफ्त कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मज़ पर वो मफलूज करके रखती है अमेरिका ने। अच्छा जी, ट्रंप साहब कहते हैं नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमला करने की ट्रंप ने एक नई धमकी लगा दी है। कहते हैं नतंज में एटमी मरकज़ पर हमला जल्द करेंगे, ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर अमरीकी B-2 बम्बार तैयारे 1 साल पहले ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना देते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। वो कहते हैं अगर हम ना बनाते ना, वहाँ पर हमला ना करते तो ये एटमी हथियार कब का बना चुका होता, फिर इसराइल भी ना होता आज। ये ट्रंप साहब कहते हैं ईरान पर हमले जारी रखेंगे, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ईरान से निकलेंगे नहीं हम और उसको एटमी हथियार भी नहीं बनाने देंगे। नाज़रीन ग्रामी, उधर अमेरिका का 41 साल बाद लबनान के लिए परवाज़ें बहाल करने का ऐलान सामने आया है और लबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी एयरलाइंस को लबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है और ये 1985 में सिक्योरिटी खदशात के बायस पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी अब 41 साल बाद ख़त्म की जा रही है ये अमेरिका की तरफ से और ट्रंप ने हवाबाजी के इदारे को फौरी अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि अमरीकी शहरी जो हैं बआसानी अब लबनान का ट्रैवल कर सकें, सफ़र कर सकें। आप देखें अमरीकी सदर अपने ताने बाने, अपनी कड़ियाँ जो हैं वो कहाँ मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इराक़ में अमरीकी फ़ौजी की जो हलाकत है उसमें पेंटागन की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं, जो शनाख्त ज़ाहिर की गई है, पेंटागन कहता है कि 19 जुलाई को इराक़ के अरबील एयरबेस पर ईरानी हमलावर ड्रोन को नाकारा बनाने की कार्रवाई के दौरान सार्जेंट था माइकल एमानुएल स्विंटन, वो हलाक हुआ है। सार्जेंट की उम्र जो है वो 30 साल थी और अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना से उसका ताल्लुक़ था। ख्याल रखें कि हालिया दिनों में ईरानी हमलों में हलाक होने वाला तीसरा अमरीकी फ़ौजी है, जिस पे ट्रंप कहते हैं कि एक फ़ौजी मारेंगे तो मैं इससे डबल ट्रिपल इस पर हमला करूंगा ईरान पर। गुज़श्ता रोज़ पेंटागन ने उर्दन की एयरबेस पर हुए हमले में 2 एहलकारों की शनाख्त भी की थी कि वो भी हलाक हो गए। अब 3 हो गए हैं अमरीकी फ़ौजी, जिस पर ज़ाहिर है ट्रंप जो है वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं। बनता भी है जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है। ईरान कहता है जी, ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खिते में अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि जौहरी तनसीबात पर हमला खिते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा।
اس سے پہلے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی لگائی تھی، اور اب ایران جو ہے کہتا ہے تم ایسا کر کے دکھاؤ تو پھر ہم تمہارے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی قونصل خانے کے مطابق عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اربیل شہر میں امریکی قونصل خانے کے قریب 3 یہ ڈرون ہیں جو کہ مار گرائے گئے ہیں۔ اربیل کے ایئرپورٹ پر پروازیں عارضی طور پر روک لی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کویت کی وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کیا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ظاہر ہے ابھی بھی ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں، امریکہ کے جو اپنے فوجی اڈے دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اور ایران نے ایک دن پہلے آبنائے ہرمز سے گزرنے والا جو کویتی آئل ٹینکر تھا اس کو نشانہ بنایا تھا۔ کویتی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ بیان جاری کیا ہے کہ حملہ ریاست کویت کی خود مختاری، اس کی سرزمین اور اس کے مفادات اور سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران ایسے حملوں سے باز رہے، ایسے حملے ہم نہیں چاہتے کہ ایران جاری رکھے، ادروائز ایران کو اس کے جو خاطر خواہ رزلٹس ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ہمارے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے، اور ہر جو ہے 24 گھنٹے یعنی کہ رات 12 بجے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے نا، انہوں نے عوام کو اس جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، لیکن ملک پاکستان کو اس موجودہ حکومت نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی شاید کریانے کی دکان سمجھ لیا ہے کہ جس میں مطلب کچھ بھی کسی بھی وقت کوئی بھی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کل رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ عوام بڑے ہی پریشان ہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ جب یہ سستا کرتے ہیں تو پیسوں کے حساب سے کرتے ہیں، اور جب مہنگا کرتے ہیں تو پھر اس میں روپے جو ہیں ان کے حساب سے اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی من مانا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا کیا گیا ہے، فی لیٹر قیمت اس وقت 320 روپے 73 پیسے ہے، جو کہ آج رات 12 بجے تک کے لیے دعا کریں کہ آج رات 12 بجے پھر نہ بڑھا دیں، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں نے آلریڈی آپ کو قیمتیں بتا دی ہیں۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، خدا کی پناہ۔ اور یہ تمام تر صورتحال ہے، اور آج رات 12 بجے نئی قیمتیں جاری ہوں گی۔ آل پاکستان پیٹرولیم پمپس آنرز ایسوسی ایشن وزیر پیٹرولیم کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جی۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن 23 جولائی سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں سب کچھ۔ کمیشن میں اضافہ، ماہانہ فیول کی قیمتوں کے نظام کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر توانائی کی جانب سے نئی پالیسی سے ڈیلرز مشکلات میں ہیں، حکومت نے بغیر مشاورت کے یہ فیصلے کیے ہیں، تو ہم اب پورے ملک میں پیٹرول پمپس بند کرنے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے پیٹرولیم آنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ عوام کدھر جائیں؟ وہ سڑکوں پر نکلیں تو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو وہ عوام پھر الٹیمیٹلی آپ نے پیسے بھی بھرنے ہیں، آپ نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، آپ نے آٹا بھی خریدنا ہے، آپ نے رات کو گھر میں ہانڈی بھی پکانی ہے، آپ نے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، آپ نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، آپ نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ یہ فارمولا اگر وزیر پیٹرولیم کو سمجھ آ جائے تو خدا را ہمیں بھی سمجھائے گا، عوام سمجھنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی فیور یہ ہوگی کہ اگر میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو میرے لیے بڑا بینیفیشری ہوگا، اور کمنٹس جو ہیں آپ اس کو اگر رپیٹ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کمنٹس، تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوگا۔ خیال رکھیے اپنا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔